नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी कविता थपलियाल और शरद दुबे जुड़ चुके हैं। और अगले 1 घंटे यो स्टॉक और इसके बाद शेयर बाजार सबका अधिकार में हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके सवालों का समाधान। जी हाँ, जो भी आपके सवाल हैं फटाफट से आप यो स्टॉक्स में सबसे पहले भेज दीजिए। करना कुछ नहीं है आपको, स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके, जो भी जरिया आपको पसंद आता हो हमें अपना सवाल भेजिए। और याद रखिए, जब भी सवाल भेजिए अपना नजरिया जरूर बताइए, या जब हम आपको कॉल करें तब भी आप उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कॉल नहीं लगती या किसी कारणवश अगर कनेक्शन नहीं हो पाता, तो हमें पहले से अगर आप नजरिया बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर भी ये तरीके अपना सकते हैं अपने सवाल भेजने के लिए, और यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते वक्त भी आप अपने सवाल हम तक भेजिए, हम उन सवालों को भी बीच बीच में शामिल करेंगे। चलिए, इन सब के बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आप देखिए, आज लगातार 9वां दिन है जब बाजार से संकेत अच्छे नहीं है। बीच बीच में थोड़ी रिकवरी आ रही है, लेकिन वो किसी तरह का आत्मविश्वास बाजार को फिलहाल नहीं दे रही है। निफ्टी के लेवल्स को देखिए तो 22,800 के ऊपर इस वक्त निफ्टी है। एक वक्त पे 22,800 के नीचे भी गया था, और ये कहीं ना कहीं इस वक्त कोशिश तो हो रही है बाजार में एक रिकवरी की, लेकिन वो रिकवरी इतनी मजबूत नहीं आ रही है और ऊपरी स्तरों से फिर हमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आज के बाजार में देखें तो बैंकिंग शेयरों ने भी अच्छा खासा प्रेशर बनाया हुआ है, और इस वजह से आप देखिए बैंक निफ्टी पर भी हम प्रेशर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप इस वक्त देखिए 48,750 के पास बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो बजाज फिनसर्व 2% से ज्यादा की यहां मजबूती, और निफ्टी का टॉप गेनर बजाज फिनसर्व नजर आता हुआ। इंडसइंड बैंक का ये भी निफ्टी का टॉप गेनर है, लगभग 1.25% की यहां पर मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा सन फार्मा, एसबीआई लाइफ जैसे जो शेयर हैं उनमें भी इस वक्त हमें मजबूती देखने को मिल रही है। फार्मा पॉकेट में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, और वहां पर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ फ्लो की वजह से भी एक अच्छा खासा जो है माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच में दबाव कहाँ है? एमएनएम जो ईवी की बिक्री है वो अनुमान से कमजोर रही है, उसका इंपैक्ट देखिए 3.25% इस वक्त गिरा हुआ एमएनएम का शेयर। आईसीआईसीआई बैंक का दिग्गजों में यहाँ 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब, 606 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 1960 शेयरों पर दबाव हम देख पा रहे हैं। चलिए अब अपने एक्सपर्ट की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में 2 बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह जुड़ चुके हैं, और यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस बाजार ने जो एक उम्मीद सोमवार को लग रही थी उस उम्मीद को तोड़ा है, या आपको लग रहा है कि बीच बीच में जो रिकवरी आ रही है ये हो सकता है कि पॉजिटिविटी में बदल जाए, ऑप्टिमिज्म में बदल जाए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक अहम स्तर के करीबन ट्रेड कर रहा है। 22,800 का जो लेवल है वो एक मेक और ब्रेक लेवल है, लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। पिछले 2 से 3 बार हमने ये लेवल से मार्केट में रिकवरी देखी है, और आज भी अगर देखेंगे तो एक नया लो बनाया है 22,725 का, और वापस निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई है। एट द सेम टाइम ऊपर में 23,000 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। 23,100 का लेवल जब तक सरपास नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो थोड़ा वीक ही है। आज का एक जो क्लोजिंग रहेगा वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। इंट्राडे बेसिस पे 22,800 का लेवल टूटा था, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 22,800 के नीचे अगर निफ्टी बंद देता है तो मुझे लग रहा है निफ्टी में यहाँ से भी एक बिकवाली का एक राउंड आ सकता है, और नीचे में 22,500 से लेके 22,550 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। और ऊपर में 23,100 का लेवल सरपास करता है तो ही मुझे लग रहा है कि कोई एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है जो बायस है थोड़ा नेगेटिव ही है मार्केट में। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है एनबीसीसी के ऊपर कहते हुए लक्ष्मीकांत जी। लेकिन अब जो है हम अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतनाम जी। नमस्कार सतनाम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। मैं पंजाब पटियाला तो गल कर रहे थे। जी बिल्कुल, सत श्री अकाल। तो आपका जो पहला स्टॉक है वो है कोचिन शिपयार्ड, 100 शेयर है, 1555 लेवल्स पे आपकी बाइंग आई है।
तो हाँ जी। आपको लंबे अवधि के लिए रखना है ये स्टॉक कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखना है? नहीं, लॉन्ग टर्म है सर। ये मैंने 200 शेयर लिया था 1555 में, लेकिन उसके बाद मैंने एवरेज करनी चाहिए आपके एक्सपर्ट की राय से। 1320 में मैंने 50 शेयर और लिए, लेकिन उसके बाद फिर डाउन में आ गया सर। जी बिल्कुल, तो थोड़ी सी एवरेजिंग ज़रूर हुई है करंट लेवल्स पे। तो तेजस, कोचिन शिपयार्ड जो है करंट लेवल्स पे क्या लग रहा है? आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे कहे और लॉन्ग टर्म बेसिस दोनों पे ही कहे तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा कोचिन शिपयार्ड को लेके? देखिए बाइंग 1555 की है, करेक्शन हुई है 10 से 15% की, पर थोड़ी एवरेजिंग भी हुई है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के, तेजस जी? मेरे हिसाब से जो आज लो बना है वही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 1195 से लेके 1200 के 25 के बीच में स्टॉक में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और जब तक ये होल्ड करता है एक रिलीफ रैली आ सकती है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है फ्रेश तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है एक 5 से 7% का फॉल आ सकता है। तो वी आर ट्रेडिंग नियर क्रूशल सपोर्ट जोन 1195 से लेके 1225 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक होल्ड करता है एक माइनर रिलीफ रैली आ सकती है। लेकिन ऊपरी स्तरों पे अगर देखेंगे तो 1375 से लेके 1400 के बीच में काफी रेजिस्टेंस है। वो जब तक सरपास नहीं करता है कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करेगा। 1200 का जो नीचे सपोर्ट है और 1400 के करीबन ऊपर में रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? गाजियाबाद से बोल रहे हैं। ओके, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरा सवाल केमिकल सेक्टर पे था जिसमें आरती इंडस्ट्रीज है और दीपक नाइट्राइट है। तो इसमें इतना ज्यादा गिरावट आ गया है कि 2400 पे मैंने लिया था वो दीपक नाइट्राइट, और अब तो रिजल्ट के बाद तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। राइट, रिजल्ट के बाद हमने देखा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर दोस्तों, कमजोरी। मार्केट लेकिन में बहुत आपका भाव ज्यादा बताएंगे मुझे दीपक नाइट्रेट का सर? 2400। 2400। अच्छा, अब इस चाल को देखते हुए आप कितना समय देना चाहेंगे स्टॉक को? अब देखिए लॉस इसमें ज्यादा हो चुका है तो अभी तो ऑप्शन नहीं है कि मैं इसमें निकल जाऊं। अगर हाँ जैसे आप एडवाइस करेंगे एडवाइजर की इसमें निकली कहीं और लगा सकते हैं तो इट कैन बी पॉसिबल। ऑलराइट, लक्ष्मीकांत जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि ये 2358 के आसपास के लेवल्स और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ज़्यादा टूट गया है। अब ये बताइएगा क्या और समय देने में समझदारी है? 1914 के लेवल्स फ़िलहाल हैं, अगर आप इनको एक न्यू टर्म आउटलुक दे भी रहे हैं तो किस स्टॉप लॉस के साथ आप इनको रेकमेंड करेंगे? देखिए फ्राइडे को इस स्टॉक ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था डेली के चार्ट्स पर। वहां पर हमें एक लॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्मेशन भी देखने को मिला था, और जब ये ब्रेक डाउन हुआ था तो हमें अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखने को मिले थे। बट ओवरऑल जो अभी जिस हिसाब से आज यहाँ पर एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि 1800 के लेवल्स से हमें एक सपोर्ट आता हुआ देख सकते हैं हम इस स्टॉक में। अगर उसके ऊपर मेंटेन कर सकता है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें दिख सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2100 से लेकर 2150 के आसपास। तो अगर वहां तक ये स्टॉक पहुंचता है विद द सपोर्ट ऑफ 1800 तो वहां पर हम एक बार पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपरी साइड के जो रेजिस्टेंस है वो काफी अच्छे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। तो जब तक ये स्टॉक 2400 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें हम तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम करंट लेवल से शॉर्ट टर्म पुल बैक एक्सपेक्टेड है जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 2100 से लेकर 2050 तक और 2150 तक। और जो यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1800 का। तो वहां पर एग्जिट होने की सलाह है दीपक नाइट्रेट में। स्तरों का विशेष रूप से ध्यान रखिए और ऊपरी स्तरों पर आपको एग्जिट करने की सलाह, लेवल्स आपको बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुलदीप शर्मा जी का सवाल लेते हैं हमारे साथ। कुलदीप जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ कानपुर से। जी, हमें बताइए कुलदीप जी, क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास ये 2 शेयर हैं। एक तो एजीएस ट्रांजिस्ट करके 500 शेयर हैं 75। कुलदीप, ये जो शेयर आपने पहले बताया वो हमारे डेटाबेस में नहीं, हमारे कवरेज में नहीं है। अच्छा। तो मुथुट माइक्रो फाइनेंस जी जी 160 शेयर है 240 के रेट से। 240 ना? 240 के भाव से आपने लिया है, ठीक है। हम ये थोड़ा ठीक है, 160 से। ओके ओके ओके। तो हमें एक बार बताएंगे कि आपने ये खरीदारी कब की थी? ये आईपीओ आया था उसके बाद ही मैंने तुरंत ले ली थी आईपीओ के बाद। ठीक है, तो अभी आप और कितना समय दे सकते हैं, क्योंकि मुनाफे में तो हैं आप? नहीं, लॉस में हूँ। मैंने 240 पे लिए हैं। अच्छा अच्छा।
और इस समय चल रहा है है ना, काफी नीचे चल रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा, मुझे मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है, मुथूट जी, फाइनेंस की जी। नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। ठीक 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 ठीक, ये हम दुरुस्त कर लेंगे। तेजस, 240 के भाव पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताइए क्या राय बन रही है, और अच्छे खासे नुकसान में। देखिए, मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये स्टॉक एक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है अभी डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे काफी ओवरसोल्ड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आइडियल लेवल नहीं रहेगा निकलने के लिए। बट मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक में कोई एक रिलीफ रैली आती है और अगर स्टॉक 170 से लेके 180 तक जाता रहे जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है, इनके जो खरीद के भाव है 240 के, वो तो आना बड़ी मुश्किल लग रहा है, और वो आने के लिए मुझे तो लग रहा है 2-3 साल लगेंगे। बट इमीडिएट बेसिस पे 170 से लेके 180 तक स्टॉक आ सकता है। अगर ये स्टॉक में रिलीफ रैली आई तो वहां पे निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मुथूट माइक्रो फाइनेंस में, और लेवल्स भी आपको बता दिए गए। चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष यादव जी। नमस्कार संतोष जी, बताएं आपका स्टॉक क्या है, क्या बाइंग प्राइस पे है, और कितना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रखना चाहते हैं, लंबे अवधि के लिए कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे? 70 का है। साबुन लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। भारत फोर्ज है आपका स्टॉक का 63 1370 की बाइंग प्राइस है। और जी, संतोष जी, और लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हैं स्टॉक की शॉर्ट टर्म बेसिस के कॉल्स चाहिए आपको? ये तो स्टॉक भरोसेमंद था, लेकिन ये जो गिरने का सिलसिला, इसलिए थोड़ा मन में डर लग रहा है। नहीं तो इसे लंबा में रख सकता 6 महीना तक। ठीक है, तो लंबे अवधि के लिए जो है भारत फोर्ज के बारे में हम कहेंगे। 1370 पे जो है आपका बाइंग प्राइस था, और यहाँ पे देखें तो एक सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं लॉस पे जो है स्टॉक। और ऑफ कोर्स जो उनके अर्निंग्स आई थी भारत फोर्ज की, यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले थे। खासकर कि जो यूएस और यूरोप का मार्केट्स होता है, वहाँ पे जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी वीक भी आई थी, और ब्रोकरेजेस ने भी डाउनग्रेड किया था जब नंबर्स आए थे। अभी भाव देखें तो लगभग 1087 पे है, तो लगभग 25 से लेके 30% तक का तो लॉस करंट लेवल्स पे है। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी, सवाल मेरा रहेगा भारत फोर्ज का कि एक स्टॉप लॉस लगाया जाए कि कुछ फंडामेंटल पॉजिटिव ट्रिगर्स आ सकते हैं यूरोप के मार्केट से, जिस तरह भारत फोर्ज का ओवरऑल फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल्स इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके करंट लेवल से तो ऑलरेडी 30% से ज़्यादा का लॉस हो चुका है। तो क्या स्टॉप लॉस लगाया जाए भारत फोर्ज पे? ये चार्ट को देख के लग रहा है कि काफी करेक्शन स्टॉक शो कर चुका है। अभी रिसेंटली इसने हाल ही में पिछले वीक का जो लो था 1040 के आसपास, वहां से एक रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है। बट वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहेगा, ऐसा कोई बड़ा पैटर्न बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम मंथली के चार्ट देखेंगे, वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म पुलबैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, क्योंकि अगर वीकली के चार्ट्स पर अगर ये 1040 होल्ड कर ले जाता है, तो वहां पर एक ट्विजर बॉटम फॉर्मेशन होगा। तो वहां से एक पुलबैक मूव आ सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1230 टू 1250। बट मेजर अपसाइड की रिकवरी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर 1040 का स्टॉप लॉस लेकर मेंटेन रखना चाहिए, और अगर पुल बैक मूव हमें आता हुआ दिखाई देता है 1220 1230 से 1250 के आसपास, तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी इनको। हमारे साथ अब शिव प्रसाद पाल साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, हेलो नमस्कार सर, आपकी आवाज आ रही है, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं एक्चुअली सर्विस डिफेंस में करता हूँ। तो मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का 1000 शेयर है, ओके, जिसकी बाइंग प्राइस है 83। गॉट इट। सर कितना समय देना चाहते हैं? अप्रोक्स 1 ईयर। 1 साल तक? हाँ, ओके, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तेजस, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले लगातार कुछ सेशन से कमजोरी है, 52 हफ्ते का लो भी जो है स्टॉक ने छुआ है, की मूविंग एवरेजेस के भी नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरह की पूरे सेक्टर को लेके चैलेंजेस हैं, और खासतौर से ईवी मार्केट कंडीशंस को लेके चैलेंजेस जो उभर रही हैं, अब इसमें 1 साल का समय देना कितना समझदारी का काम होगा, या आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म में निकल जाएं जैसे ही इनके भाव पर आता है स्टॉक?
जैसे भाव स्ट्रक्चर तो मतलब काफी आईपीओ वीक है प्राइस स्टॉक में। का। स्टॉक ने जो 52 वीक्स लो बनाया है आज के सत्र में, और लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और जैसे कि आपने बताया की मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से एक पुल बैक रैली आती है स्टॉक में, अगर 75 टू 80 के लेवल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो लेवल पे निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। ठीक है, तो आपको एक अहम लेवल बता दिया गया और उन स्तरों पर उछाल आता है तो आपको यहां से निकल जाने की सलाह मिलती हुई। चलिए कुछ और सवालों को यूट्यूब से भी शामिल करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जो IRFC पर राय जानना चाहते हैं, और हालांकि उन्होंने लेवल्स नहीं बताए हैं, बस सीधे पूछ रहे हैं IRFC यहां से बढ़ेगा क्या और कितना समय देना होगा। बताएं लक्ष्मीकांत जी, क्या राय बन रही है IRFC में? पूछ रहे हैं कि यहां से क्या IRFC में रफ्तार आ सकती है। काफी वीक्स के करेक्शन के बाद एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है स्टॉक्स में। अभी करंटली ये स्टॉक अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 115 के लेवल से अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने को मिल सकता है, कि जो कि इस स्टॉक को पुश करेगा 145 से लेकर 155 के जोन पर, और वहां पर एक मेजर हर्डल आता है। तो एक बार ये स्टॉक अगर 115 के सपोर्ट से एक रिकवरी मोड में आता हुआ दिखाई देगा, तो हमें अपर साइड के लेवल्स 145 155 तक देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 115 का स्टॉप लॉस लेकर चले, और वहां से एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि स्टॉक यहां से आगे की तरफ बढ़त बना सकता है। बिल्कुल IRFC के ऊपर जो है थोड़ी बुलिश नज़रिया कुछ लेवल्स पे बताते हुए लक्ष्मीकांत जी, लेकिन अब चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में जो कि है ऑप्शंस का चैंपियन। तो ये ऑप्शन सेगमेंट में जो है हमारे साथ जुड़े हमारी गेस्ट ध्वनि पटेल। नमस्कार ध्वनि, आपका स्वागत है हमारे शो में। ध्वनि, आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो इंडसइंड बैंक के अंदर रहेगा। ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बट इंडसइंड बैंक के काउंटर के अंदर इस मार्केट के अंदर भी करीब 1.5% की स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक ऑन द हायर साइड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 1100 तक के लेवल को पहुंचने का। तो 1040 का जो कॉल ऑप्शन है उसके जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। आपको 21 रुपीज 50 पैसा के भाव पे इसको खरीदना है कंडीशनली। 21 रुपीज 50 पैसा के भाव के ऊपर इसको खरीदे। अभी 20 रुपीज 75 पैसा चल रहा है। टारगेट इसका 32 से 39 का रहेगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 13 रुपए का स्ट्रिक्टली लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 8,750 और नुकसान 4,250 तक का हो सकता है। 1:2 का ऑलमोस्ट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। ध्वनि के कॉल से इंडसइंड बैंक पे नज़र रखिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 पे है, यानी कि रिवॉर्ड साइड ज़्यादा है। ये ध्वनि का कॉल आया है इंडसइंड बैंक पे। और याद रखिए हाल ही में जो है ब्रोकरेजेस ने भी थोड़ी अपग्रेड्स दी थी, जिस तरह यहाँ पे जो कलेक्शंस होते हैं MFI का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा इंडसइंड बैंक में। और तो अगर वैल्यूएशंस की भी बात करें तो 0.6 या 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे इंडसइंड बैंक आ रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक के वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, तो इसको भी ज़रूर नज़रअंदाज करिएगा। ऑफ कोर्स बता देते, जब ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जोखिम भी होता है, और ओवरऑल देखा जाए तो 9 से 10 ट्रेडर्स या ट्रेड्स में जो है लॉस देखने मिलती है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये नुकसान लेवल जो है 50,000 का एवरेज रहता है। तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो ऑफकोर्स अपने जो वित्तीय सलाहकार है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनकी राय ज़रूर लें। लेकिन अब चलते हैं हमारे दूसरे कॉलर के तरफ। मुकेश जी जो है हमारे साथ जुड़े हैं, और माफ़ करेगा व्हाट्सएप के ज़रिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। कोलगेट की उनकी शेयर है, 80 शेयर्स की उनकी बाइंग है। बाइंग प्राइस 3130 की है। यहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट हॉरिजन नहीं दिया है कि कितने समय तक ये स्टॉक रखेंगे, लेकिन मेरा सवाल जो है लक्ष्मीकांत जी से है कोलगेट के ऊपर। यहाँ पे बाइंग लेवल्स उनके 3130 के लेवल्स पे लग रहे हैं, तो चार्ट्स पे क्या लग रहा है कोलगेट का, ये ज़रा बताएं। और याद रखिए कि FMCG पे कुछ न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं, खास करके अर्बन साइड में इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। तो क्या उसमें रब ऑफ इफेक्ट आपको देखने मिलेगा FMCG या कोलगेट में? वो भी एक फंडामेंटल पॉइंट है जो मैं आगे रखना चाहता हूँ आपके सामने। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, बाइंग प्राइस 3130 का है कोलगेट, आपकी राय?
इनकी बाइंग प्राइस से स्टॉक काफी नीचे है। अभी 2 हफ्ते पहले ही इस स्टॉक ने वीकली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद यहाँ पर हमें फॉलो थ्रू सेलिंग भी देखने को मिली थी। अभी ये स्टॉक 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। सो वो जो 100 वीक का मूविंग एवरेज है वो 2520 के आसपास दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जब तक इसके जो लेवल्स हैं अगर उसके नीचे सस्टेन करते हैं तब तक सेलिंग प्रेशर हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि 2390 का एक माइनर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो वहां से एक पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बट उसको ऊपर जाने के लिए या बोले कि फ्रेश बाइंग मोमेंटम आने के लिए इस स्टॉक को 2420 के ऊपर 2520 के ऊपर सस्टेन होना होगा। अगर उसके ऊपर ये सस्टेन होता है तो वहां से हमें फिर एक 150 से लेकर 180 पॉइंट की अपसाइड रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को 2630 से लेकर 2650 तक पुश कर सकती है। तो जो रेजिस्टेंस है वो 2520 का है और जो सपोर्ट नजर अभी आ रहे हैं वो 2390 के हैं। कोलगेट का जो 100 DMA लेवल है 2520, वो लेवल के ऊपर अगर जाता है प्राइस तो वहाँ पे 120-130 रुपए का जो है एक रैली देखने मिल सकता है। लक्ष्मीकांत जी ने जो है कोलगेट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट कॉल दिया है। लेकिन आप जो है हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद जो है हम अपना अगले शो के पास जाएंगे जिसका नाम है शेयर बाजार सबका अधिकार।